नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत की अंगूठी। मौत की अंगूठी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन वसंत ब हलबे। बहुत समय पहले की बात है। भीकमपुर राज्य पर सूर्यकांत नाम का राजा राज करता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था चंद्रकांत, जो अनेक सद्गुणों वाला था और काली माँ का सच्चा उपासक था। जय काली माँ, मुझे शक्ति दे। चंद्रकांत से जो कोई भी प्रथम बार मिलता था तुरंत ही उससे प्रभावित हो जाता था। उसे भीकमपुर की प्रजा बहुत चाहती थी। राजा सूर्यकांत का दूसरा पुत्र था निशिकांत। वह कठोर और दुष्ट प्रकृति का तो था ही, साथ ही पक्का नास्तिक भी था। वह हर समय राग रंग की महफिल व मदिरा के नशे में डूबा रहता था। मैं किसी भगवान की पूजा क्यों करूं? कौन होता है भगवान? मैं किसी के आगे अपना मस्तक क्यों झुकाऊं? उसके दुष्ट स्वभाव के कारण राजमहल के दास दासियां उससे बहुत डरते थे। सूर्यकांत अपने बड़े पुत्र से बहुत प्रभावित था। चंद्रकांत बहुत ही मेधावी, साहसी और सद्व्यवहार वाला है। मेरे बाद भीकमपुर का राजा बनकर चंद्रकांत हमारे कुल को 4 चांद लगाएगा। चंद्रकांत के स्वभाव से प्रसन्न होने वाला सूर्यकांत निशिकांत के व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। एक रात जब निशिकांत राजनर्तकी कोमालंगी के यहाँ से महल में वापस लौटा। क्या बात है गुप्तचर, तुम इस समय इस प्रकार बदहवास से पिताजी महाराज के कक्ष की ओर क्यों जा रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है राजकुमार। हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशालपुर के राजा हरि सिंह अपनी विशाल सेना के साथ भीकमपुर की ओर कूच कर चुके हैं। ओह, वास्तव में यह सूचना तो बहुत बुरी है। गुप्तचर, देरी न करो और जल्दी से जाकर पिताजी महाराज को इसकी सूचना दो। जी राजकुमार। इतना कह गुप्तचर तेजी से राजा सूर्यकांत के कक्ष की ओर बढ़ गया। इधर निशिकांत अपने कक्ष में जाकर सोचने लगा। राजा हरि सिंह बहुत शक्तिशाली राजा है। उससे युद्ध करना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर उससे युद्ध हुआ तो उस अवस्था में मुझे भी युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं युद्ध भूमि जाकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डालूं? क्यों न कोई ऐसा बहाना बनाऊं जिससे मुझे युद्ध करने न जाना पड़े। दूसरी ओर राजा सूर्यकांत के कक्ष में। गुप्तचर, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है जिसे बताने के लिए तुम्हें रात्रि के इस पहर यहाँ आना पड़ा? गुप्तचर की सूचना पाकर सूर्यकांत बुरी तरह चौंक पड़ा। विशालपुर का राजा हरि सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए कूच कर चुका है। उसे तो दुर्गा माँ का यह वरदान मिला हुआ है कि अगर युद्ध भूमि में उसका सिर कटकर गिरा तो उसी समय पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। तब पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इस डर से उससे युद्ध करने की कोई राजा सोचता तक नहीं है। तो क्या मैं भी उससे युद्ध ना करूं? इस बात को उसके दिल ने गवारा नहीं किया। नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। भला किसी आक्रमणकारी से युद्ध न करके अपना सिर कैसे नीचा कर सकता हूँ? परिणाम जो भी हो, अब तो हर हाल में हरि सिंह से युद्ध करना होगा। अगले दिन उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, विशालपुर का राजा हरि सिंह भीकमपुर पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना सहित भीकमपुर की ओर कूच कर चुका है। महाराज सूर्यकांत का आदेश है कि राज्य के सभी योद्धा, नायक, सेनापति व राज परिवार के सभी पुरुष कल दोपहर तक राज्य की सीमा पर स्थित युद्ध भूमि में पहुंच जाएं। याद रहे, जो युद्ध भूमि में समय पर नहीं पहुंचेगा उसे मृत्युदंड देने के लिए गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा। उधर राजकुमार निशिकांत का विशेष सेवक राजा सूर्यकांत के पास पहुंचा। महाराज, राजकुमार निशिकांत की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ निशिकांत को? महाराज, कल रात से ही उनके पेट में तीव्र दर्द उठ रहा है। सारी रात वे शैया पर मछली की तरह तड़पते रहे हैं। आज प्रातः उन्होंने साहस करके शैया से नीचे उतरना चाहा तो चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ओह, तब तो लगता है निशिकांत की अवस्था बहुत खराब है। मैं अभी राजवैद्य के साथ निशिकांत के पास पहुंचता हूँ। कुछ देर बाद ही जब राजवैद्य के साथ सूर्यकांत ने निशिकांत के कक्ष में प्रवेश किया। आह, देखिए राजवैद्य जी, दर्द के कारण राजकुमार की क्या हालत हो गई है। राजवैद्य ने आगे बढ़कर निशिकांत की नाड़ी का निरीक्षण किया। आह, मर गया। आह। नाड़ी का निरीक्षण करके राजवैद्य ने सूर्यकांत से कहा, महाराज, राजकुमार की नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है। नाड़ी के अनुसार तो इन्हें कोई रोग नहीं होना चाहिए। अच्छा। राजवैद्य की बात सुनकर निशिकांत बुरी तरह कराहता हुआ बोला, राजवैद्य जी, यहाँ दर्द के मारे मेरी जान पर बनी हुई है
और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई रोग नहीं है? राजकुमार, यह मैं नहीं, आपकी नाड़ी कह रही है। राजवैद्य ने निराशा से सूर्यकांत से कहा, क्षमा करें महाराज, जब मेरी समझ में राजकुमार का कोई रोग आया ही नहीं तो मैं इनका उपचार कैसे करूं? इतना कह सूर्यकांत को प्रणाम कर राजवैद्य कक्ष से बाहर निकल गया। अब सूर्यकांत ने ध्यान से निशिकांत को देखा। आह, राजकुमार प्रतिदिन अत्यधिक मदिरा पान करता है। हो सकता है इसी कारण इसके पेट में तीव्र पीड़ा हो रही हो। यह सोच उसने निशिकांत से कहा, राजकुमार, तुम 1 सप्ताह तक शैया पर लेटकर ही आराम करो। क्या पता आराम करने से ही तुम्हारे पेट की पीड़ा समाप्त हो जाए। आह, निशिकांत जो कि बीमार तो था नहीं, फिर भी वह चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा के भाव लाकर सूर्यकांत से बोला, क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे समय में जबकि शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करने आ रहा है, मैं रुग्ण होकर शैया पर पड़ गया हूँ। इस समय तो मुझे युद्ध भूमि में होना चाहिए था। सूर्यकांत उसे दिलासा देता हुआ बोला, बेटा, इस प्रकार दुखी न हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके अभी कई बार आएंगे, तब तुम तन मन धन से देश की सेवा कर सकोगे। निशिकांत को इस प्रकार की सांत्वना दे सूर्यकांत उसके पास से चला आया। अपनी योजना के इतनी आसानी से सफल होने पर निशिकांत बहुत खुश था। आहा, कितनी चालाकी से मैंने पिताजी महाराज को बुद्धू बनाया है। अब जब सारी सेना युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाए दुश्मन की सेना से लड़ेगी, तब मैं आराम से शैया पर चैन की नींद सोऊंगा। उधर अगले दिन प्रातः युवराज चंद्रकांत ने सबसे पहले काली माँ की आराधना की। काली माँ, आज मैं देश की सुरक्षा के लिए दुश्मन से लड़ने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दो कि युद्ध में मुझे विजय श्री मिले। पुष्पांजलि काली माँ के चरणों में अर्पित कर चंद्रकांत ने कटार से अपने अंगूठों में चीरा लगाया। तत्पश्चात अपने खून से काली माँ की मूर्ति का तिलक किया। माँ, अब तो दर्शन दो। अगले ही पल साक्षात काली माँ उसके सामने प्रकट हो गई। चंद्रकांत, मैं जानती हूँ कि युद्ध भूमि में आज तेरा मुकाबला उस राजा हरि सिंह से होगा जिस हरि सिंह को मेरी बहन दुर्गा ने ऐसा विध्वंसकारी वरदान दिया हुआ है जिससे सारी पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। हरि सिंह को दुर्गा का वरदान प्राप्त है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। ले, इस तलवार को ले। यह तलवार हरि सिंह का काल बनेगी और इस तलवार से तुम हरि सिंह की गर्दन पर वार करना। उसकी गर्दन कटकर पृथ्वी पर नहीं गिरेगी और हमेशा वायुमंडल में ही उड़ती रहेगी। इस प्रकार हरि सिंह का वध भी हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय भी नहीं आएगी। इतना कह काली माँ ने चंद्रकांत को तलवार दी और अंतर ध्यान हो गई। अब चंद्रकांत अपनी माँ महारानी सुदक्षिणा के पास आया। माँ, मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू पहली बार युद्ध भूमि में जा रहा है, इसलिए बेटा युद्ध में डरना मत। अगर तू डर गया तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। याद रख, अगर युद्ध में लड़ते लड़ते तेरे प्राण भी चले गए तब भी परवाह न करना और हंसते खेलते वीर गति को प्राप्त होना। माँ, मैं युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए तुम्हारी कही बात अवश्य याद रखूंगा। तो जाओ बेटे, जल्दी से युद्ध भूमि में पहुंच जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें युद्ध भूमि में पहुंचने में देर हो जाए। तब चंद्रकांत माँ से विदा ले कक्ष से बाहर निकल गया। वह जल्द से जल्द युद्ध भूमि में पहुंच जाना चाहता था, इसलिए तेजी से पग बढ़ाने लगा। जब वह निशिकांत के कक्ष से बाहर से तेजी से गुजरा, चंद्रकांत भैया। चंद्रकांत ठिठक कर रुक गया। यह तो निशिकांत की आवाज है। वह इस समय रुग्ण होकर शैया पर पड़ा है, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है। यह सोचकर वह मुड़कर निशिकांत के कक्ष की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कक्ष में प्रवेश किया, निशिकांत कराहता हुआ उससे बोला, आह भैया, पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है, कुछ देर के लिए मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे दिल को बहुत शांति मिलेगी। अच्छा निशिकांत। चंद्रकांत आकर उसकी शैया पर बैठ गया। वह स्नेहपूर्वक निशिकांत से बोला, निशिकांत, मैं तुम्हारा माथा दबा देता हूँ, तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। इतना कह चंद्रकांत निशिकांत का माथा दबाने लगा। इधर आंखें मूंद कर लेटा धूर्त निशिकांत मन ही मन मुस्कुरा रहा था। भोले भाले चंद्रकांत को मैंने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ रोक लिया है। अब जब यह दोपहर बाद युद्ध भूमि में पहुंचेगा तो नियम के अनुसार देरी से युद्ध भूमि में पहुंचने वाले चंद्रकांत को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार भीकमपुर का राजा बनने का मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी ओर चंद्रकांत सोच रहा था,
लगता है मेरे माथा दबाने से निशिकांत को काफ़ी आराम मिला है, जिससे यह सो गया है। कुछ देर और इसका माथा दबा दूं, तब यहाँ से चलूँगा। वह बहुत देर तक निशिकांत का माथा दबाता रहा। तत्पश्चात निशिकांत गहरी नींद सो गया है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यह सोचकर वह जैसे ही शैया से उठने को हुआ, भैया तुमने माथा दबाना बंद क्यों कर दिया है? मुझे बहुत आराम मिला है। कुछ देर और मेरा माथा दबा दो ना। यह सुनकर चंद्रकांत पुनः निशिकांत का माथा दबाने लगा। इस प्रकार चंद्रकांत दोपहर होने तक निशिकांत का माथा दबाता रहा। अजब दुविधा में फंस गया हूँ मैं। निशिकांत को इस अवस्था में छोड़कर युद्ध भूमि में कैसे जाऊं? अब तो दोपहर भी हो गई है। युद्ध भूमि में देर से पहुंचने का दंड अब मुझे निश्चय ही मिलेगा। इधर आंखें मूंदकर लेटा निशिकांत सोच रहा था, दोपहर हो चुकी है, मेरा काम बन गया है, इसलिए अब चंद्रकांत को छुट्टी दे देनी चाहिए। अतः उसने आंखें खोलकर चंद्रकांत से कहा, भैया तुम्हारे कारण आज मुझे बहुत आराम मिला है। मेरे लिए तुमने बहुत देर तक कष्ट उठाया है। अब मुझे आराम आ गया है, इसलिए अब आप जाइए। ठीक है निशिकांत। चंद्रकांत उठा और निशिकांत को पूर्ण आराम करने की हिदायत दे कक्ष से निकल गया। शैया पर लेटा निशिकांत उसकी ओर देख कुटिलता से मुस्कुरा उठा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।